लिखा तो टू है, बाकी आप बताएंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री इन्वेंट्री के ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो IS2 है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। ये जो बुक लिखी गई है ये इन्वेंट्री पे लिखी है। और सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब वो तमाम चीज़ें जो हमने इसलिए परचेज की हैं कि हम उनको रीसेल करेंगे। आइटम परचेज फॉर रीसेल पर्पज इज नोन एज इन्वेंट्री इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे नॉर्मली शॉपकीपर जितनी भी चीज़ें वो खरीद रहा है स्टॉक रीसेल के लिए, वो सब चीज़ें उसकी इन्वेंट्री होंगी। लेकिन अगर उसने कोई टेबल खरीदा है अपनी शॉप के अंदर यूज़ करने के लिए, तो सर ये टेबल उसने यूज़ के लिए खरीदा है तो दैट्स वाई इन्वेंट्री नहीं है। और इस टेबल का उसका बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स है, तो दैट्स वाई ये टेबल जो है हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉन करंट एसेट में, IS16 में। लेकिन अदर चीज़ें जो उसने रीसेल के लिए खरीदी हैं वो कौन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी सर, वो IS2 में इन्वेंट्री में रिकॉर्ड होंगी। और हम एज्यूम करते हैं कि चीज़ें विद इन 12 मंथ्स बिक कर बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, दैट्स वाई इनको हम लोग कौन सा एसेट रिकॉर्ड करते हैं सर, करंट एसेट। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सा एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स ऑफ द करंट है। बिजनेस। इनिशियल मेजरमेंट इन्वेंट्री की कैसे करते हैं, इन्वेंट्री भी जब खरीदते हैं पहली दफ़ा इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कॉस्ट पे होती है, जैसे नॉन करंट एसेट के बारे में हमने सीखा था। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में परचेस प्राइस जितने की आपने वो इन्वेंट्री खरीदी है, प्लस नेसेसरी कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन वर्किंग कंडीशन, और उस इन्वेंट्री को अपनी एसेट को वर्किंग कंडीशन में, इंटरनल लोकेशन में और वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितनी भी नेसेसरी कॉस्ट है वो भी साथ प्लस करेंगे, तब जाकर उसकी कॉस्ट आएगी। अच्छा यार, इन्वेंट्री की तीन फॉर्म्स होती हैं। एक होती है रॉ फॉर्म, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज, और एक फिनिश गुड्स है। रॉ फॉर्म का मतलब अनप्रोसेस्ड, उसके ऊपर अभी हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। और फिनिश गुड्स का मतलब होता है रेडी फॉर सेल और रेडी फॉर डिस्पैच, वो स्टेज जिसमें वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यार देखो, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है मिल्क शेक का, और आप उसके जो फ्रूट खरीदते हो उस फ्रूट्स पे आपने अभी तक कोई प्रोसेस नहीं किया, तो ये फ्रूट जो है ये कौन सी स्टेज है आपकी इन्वेंट्री की, रफ। रॉ फॉर्म है सर। और जब उस फ्रूट को आपने कट कर दिया है, जूसर में डाल दिया, लेकिन अभी वो रेडी नहीं हुआ, तो कौन सी स्टेज होगी सर, वर्क इन प्रोग्रेस। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फ्रूट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बेक बेक तो वो जूस बन जाएगा, शेक की शक्ल में कन्वर्ट हुआ होगा, तो वो फिनिश गुड्स की स्टेज। तो भाई हमने, काबुल एक जगह है वहाँ पे फ्रूट खरीदा है सब, लेकिन बिजनेस हमारा जो है वो, सॉरी, ये यहाँ पे इस जगह से हमने फ्रूट खरीदा है और बिजनेस हमारा यहाँ पे। तो इधर से लेकर इसको लोकेशन तक लाने के जितने भी खर्चे हैं, जिसमें लोडिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अनलोडिंग कॉस्ट है। अब फैक्ट्री में तो वो चीज़ आपके पहुंच गई है, लेकिन उसको अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो खर्चा है उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। यानी कि फ्रूट से मिल्क शेक में कन्वर्ट करने के ऊपर जितना भी खर्चा होगा उसको हम लोग कौन सी कॉस्ट कहेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट। तो भाई हमारी तो इंटेंडेड लोकेशन क्या फ्रूट बेचना है या मिल्क शेक बेचना है, मिल्कशेक। मिल्क शेक। तो फ्रूट से मिल्क शेक में कन्वर्ट करने के ऊपर जाहिर सी बात है, एक लेबर है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, कुछ थोड़ी बहुत चीनी है, शुगर है, दूध है, ये सब चीज़ें हम डालकर उसको मिल्क शेक में, तो ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कन्वर्जन कॉस्ट, ये भी एसिड को वर्किंग कंडीशन में, इन्वेंट्री को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, दैट्स वाई इसको ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें जब मिलाते हो तो आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट पे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करते हैं परचेजेस को, क्योंकि आप जब इन्वेंट्री खरीदते हो तो आप डेबिट परचेजेस करते हो, क्रेडिट साइड पर कैश बैंक या पेबल लिखते हो। एक एग्जांपल है सर, लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। 1 लाख लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो प्राइस आती है उसको हम परचेज प्राइस कहते हैं। नॉर्मली प्राइस लाख रुपए है, उसका 10% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि कितने का मिल रहा है सर, 90,000। तो 90,000 इज योर परचेज प्राइस इन दिस केस। और कैरिज इनवर्ट, क्या कैरिज इनवर्ट को उसकी कॉस्ट के साथ ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए।
करना चाहिए। कैरेज इनवर्ड का मतलब उसको फैक्ट्री तक लाने का खर्चा करना चाहिए। और कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है वो फिर प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री से कस्टमर तक डिलीवर करने का खर्चा, विच इज़ नॉट नेसेसरी। याद रखो, इन्वेंट्री की कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन की स्टेज तक, बनाने तक जो खर्चा आता है वो लिखते हैं। बनाने के बाद जो कॉस्ट आती है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं बनती। इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं। सर, सर मतलब हमने चीज बना ली और हमने अब किसी को डिलीवर करनी है तो वो वाली कॉस्ट शामिल नहीं होती। नहीं होगी, क्योंकि वो बनाने के बाद है। इवन आप अगर चीज़ बन गई है, बनने के बाद उसको कहीं पे स्टोर कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, बनने के बाद कहीं पे स्टोर कर रहे हो, तो उसको भी हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं लिखेंगे, वो भी आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको भी हम लोग नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर करेंगे, वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक। सो कैरेज आउटवर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैरेज आउटवर्ड को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हिस्सा है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सही है सर। कैरेज इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। कैरेज इनवर्ड तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन से पहले की है। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में आती है या नहीं आती? कैरेज कॉस्ट तो सर आती आती है है। सर। कन्वर्जन कॉस्ट है, आती है सर। आती है। कन्वर्जन कॉस्ट होती क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। फ्रूट को मिल्क शेक में कन्वर्ट करने का खर्चा इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स? नो सर। नो सर, क्योंकि फिनिश गुड्स को अगर रॉ मटेरियल को स्टोर करते, रॉ मटेरियल का मतलब प्रोडक्शन से पहले जो मटेरियल आपने खरीदा हुआ है उसको स्टोर करते, तो वो कॉस्ट पार्ट बन सकती थी। लेकिन जब प्रोडक्ट बन गया है, बनने के बाद उसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो बताओ जल्दी से, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन दिस सिचुएशन? सर ट्रेड डिस्काउंट। 90 90 20 एक 10 एक 10। सर 140। सर 140। 140 इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इनिशियली, इसको हम 140 पे रिकॉर्ड करेंगे। अब यार सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, साल के आखिर में जो इन्वेंट्री आपके पास बच जाती है ना, जो क्लोजिंग में इन्वेंट्री होती है, उसकी एक दफ़ा फिर से हम लोग दोबारा से हमें उसकी मेजरमेंट करनी होती है। जो भी स्टॉक आपके पास अनसोल्ड बच जाए, जितनी इन्वेंट्री आपके पास बच जाए, उसको साल के आखिर में हम दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखो। एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक बाबा था प्रूडेंस, उसने कहा अपने एसिड्स को कभी भी ओवरस्टेट ना करो। एसिड शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, लाइबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। उसने कहा अपनी लाइबिलिटीज को कंसील ना करो, छुपाओ नहीं। अगर आपके पास एसिड 100 रुपए के हैं ना, तो उनको 120 पे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करो, खुद को खुशामदी में ना रखो। और आपकी लाइबिलिटीज अगर हैं 50 की, तो उसको लिखो 50 पे ही। उसको 50 के बजाय 40 पे लिखने की जरूरत नहीं है। खुद को खुश करने वाली बात है, लिखने से कौन सा आप उससे बच जाओगे। तो एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लाइबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। एक्सपेंसेस शुड रिकॉर्ड व्हेन इट्स इंडिकेटेड, और जब भी आपको किसी एक्सपेंस की इंडिकेशंस मिलती हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लो। इनकम शुड रिकॉर्ड व्हेन इट्स कंफर्म, और इनकम को सिर्फ उस वक्त रिकॉर्ड करना जब वो कंफर्म हो जाए। इन सही। मतलब चार ये बातों, रियलिटी में रहने की बात कर रहे हैं। हाँ, इन चार बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इन्वेंट्री की सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करते हैं। IS2 ने भी हमें ये बताया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ने, इन्वेंट्री शुड रिकॉर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV दोनों में से जो लोअर ऑफ फिगर होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। कब? साल के आखिर में, एट एंड ऑफ सर क्या रिपोर्टिंग डेट। जो भी सर इन्वेंट्री, ये समझ सॉरी, नहीं आई सर। बता रहा हूँ, जो भी इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट और NRV दोनों में से लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब NRV का मतलब क्या होता है सर? NRV मीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV मीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में अब देखते हैं, सुनते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी बिकेगी सर 2 लाख की, सेलिंग प्राइस ऑफ द गाड़ी इज 2 लाख।
लेकिन जो बंदा गाड़ी बेच रहा है, आपकी गाड़ी जो बेच रहा है, उसको बीच में कमीशन भी देना है 20,000। फिर आपने उसकी शॉप पे गाड़ी खड़ी की है, वहां पर उसको उसके एक्सपेंस भी देने हैं 10,000। तो 2 लाख के बेचने के बाद 20,000 वो एक ले रहा है, 10,000 दूसरा ले रहा है। आपको कितना पैसा मिल रहा है 2 लाख के बेचने के बाद? 170 जो पैसा आपको रियलाइज हो रहा है ना, उसको कहते हैं, वो पैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है। जैसे इस एग्जांपल में आपने जो इन्वेंट्री खरीदी थी, इनिशियल कॉस्ट उसकी कितनी थी? इनिशियली आपने उसको कितने पे रिकॉर्ड किया था? इस 1,40,000। 1 लाख। सपोज वो चीज़ अनसोल्ड है, अभी तक बिकी नहीं है। तो साल के आखिर में मैंने जब कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन किया, कॉस्ट तो उसकी 1,40,000 ही है। जब मैंने उसकी एनआरवी देखी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखी, मैंने कहा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये चीज़ बिक सकती है 1,60,000 में। 1,40 की खरीद कर हमने कहा ये चीज़ 1,60 में बिक जाएगी, लेकिन इसके बेचने के लिए मुझे एक बंदे को 10% डिस्काउंट कमीशन भी देना पड़ेगा। वो जाकर ये प्रोडक्ट बेचेगा फॉर एग्जाम्पल। तो 1,60,000 का 10%, 16,000 तो कमीशन ले रहा है वो बंदा। फिर 5,000 मैंने जी कहा एक और बंदे को भी पैसे देने पड़ेंगे, इसके रिपेयर के ऊपर भी 5,000 आते हैं, एक और बंदे को डिस्काउंट भी देना है 5,000। ये सारे मैंने वैसे एज्यूम किए कि ये खर्चे आ सकते जी हैं जी। बेचने पे। तो भाई बेचने के बाद आपको कितने पैसे रियलाइज हो रहे हैं? सर 130। 130,000। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल 16,000 प्लस 4,000, 20,000, और 5 10,000, 30,000 रुपये निकाले। 1,60 में से 30 गए तो कितने पैसे मिल सकते हैं मुझे? 1,30,000। ये केस चल रहा है ठीक सर। है कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 1,40 पे उसको रिकॉर्ड रखोगे या 1,30 पर लेकर आओगे? सर, 31 सर पे। वो तो कॉस्ट ही 1,40,000, हमारी इनकम तो एक एक लाख लाख तीस हजार आई है फिर। लोअर ऑफ कौन सी फिगर आई है? एक वन लाख तीस थर्टी हजार मैं उसको कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? अब 1,30,000 पे रिकॉर्ड करूंगा सर। आई विल रिकॉर्ड दिस एट 1,30,000। अब पॉइंट ये है कि सर 1,40 की एसिड को आप 1,30 पर लेकर आ रहे हैं, आप कितने का लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास? 10,000। 10,000। क्या आपने प्रोडक्ट बेचा है? आंसर है नहीं सर, अभी मैंने बेचा तो नहीं है। अभी तो प्रोडक्ट अनसोल्ड है। लेकिन फिर भी आपको इंडिकेट हुआ कि जो चीज़ आप 1,40 में रिकॉर्ड कर चुके हो, उधर से आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिल सकता है सर? उधर से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है 1,30,000। तो उस चीज़ को 1,40 पे रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है। उसको कितने पे रिकॉर्ड रखो फिर? 1,30,000 पे। यही तो प्रूडेंस ने कहा है कि एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना, और लॉसेस की अगर इंडिकेशंस होती हैं तो उसको रिकॉर्ड करना। तो मुझे इंडिकेट हुआ कि यार ये जो चीज़ 1,40 पे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको बेचने से, एक्सपेंसेस निकालने से बाद मुझे रियलाइज जो पैसे होने हैं वो 1,30 होने। तो दैट्स व्हाई आई विल रिकॉर्ड द एसिड एट 8,30,000। कंफ्यूजन है? सर पहले हमने इन्वेंट्री खरीदी, उस पे सारा कुछ खर्चा खुर्चा करके हमने वो 1,40,000 खर्चा वो हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। ओके, हो गया। वो ठीक है, चीज़ इस टाइम आपकी बुक्स में 1,40,000 की रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डेड है। अब जब वो चीज बन गई है और अब हमें लग रहा है कि वो हमारी चीज 1,30,000 में बिकेगी, बेचने तो के हम बाद उसको आपको, खत्म कर देंगे पीछे वाले को। हाँ, या तो पीछे वाले को ख़त्म कर दो या 10,000 की रिडक्शन कर दो, कॉमन सेंस है। लेकिन उसको इस टाइम कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 1,30,000। 30 पे। तो 30 पे रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो 1,40 को काट कर 1,30 लिख दो, या 1,40 में से 10 को माइनस कर लो। ठीक। सही है। ओके, तो ये 10,000 का हमारा लॉस कंसिडर होगा। हाँ जी। सही। ओके, हो गया। जी सर। चलो फॉर एग्जांपल अब दूसरी बात ये है कि यार वो इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस, हमने सोचा कि 1,80,000 का प्रोडक्ट बिक सकता है और बेचने के ऊपर 10,000 का खर्चा आएगा। नाउ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज, सर ये 1,50,000 हो जाएगी। 1,80 का बेच कर 10,000 का खर्चा, तो कितनी नेट रियलाइजेबल अच्छा, वैल्यू? 170 70। नाउ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 1,70,000। अब कितने जी। पे रिकॉर्ड रखूंगा उसको? सर 140 पे 170। सर। चूतिए, सर लोअर 140 फिगर पे। कौन सी है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कॉस्ट कितनी है? सर 140। 140। एनआरवी कितनी है? 170। 170। लोअर ऑफ फिगर कौन सी है? 140। तो स्टिल कितने पे रिकॉर्ड रखेंगे उसको?
तो लोअर पे करेंगे। लोअर पे, यही तो हम बता सर रहे वो हैं। सर वो लोअर, प्रूडेंस ने कहा है ना कि इनकम जब तक आएगी नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है आपने। हाँ, तो इसीलिए अभी ये प्रोडक्ट मैंने बेचा नहीं है, अभी मुझे इस पे गेन कंफर्म हुआ नहीं है, सिर्फ नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट रिकॉर्ड इट। और लॉस जब जब एक्सपेंस हमारा इंडिकेट हो जाएगा तो उसे हम रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड लेंगे। करेंगे। समझ आती है। जी ठीक है। बिजनेसेस अपने पास जब स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको इस तरह लोअर हाफ पे रिकॉर्ड करते हैं, उनको हायर हाफ पे। अभी 30,000 की ये इनकम नजर आ रही है, हुई तो नहीं है, आई विल नॉट रिकॉर्ड इट, आई विल इग्नोर इट, आई विल स्टिल रिकॉर्ड द इन्वेंट्री एट 140,000। तो सही। भाई जी ओके। ओके सही। चलो इधर आओ, इधर नहीं मतलब क्वेश्चन पे आओ। ओके। तीन तरह के प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। 1,000 यूनिट्स हैं इसके। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी है सर? ओरिजिनल कॉस्ट है 10 रुपये। 10। तो ओरिजिनली ये रिकॉर्डेड भी कितने पे होंगी? 10 पे। हर चीज़ पहले 10 पे रिकॉर्ड होती है, इन्वेंट्री हर एक। और 10 पे नहीं है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट इसकी 10 रुपये। लेकिन जब साल के आखिर में हमने देखा है कि इसकी एनआरवी 15 है, तो उसको कितने पे रिकॉर्ड रखोगे? 10 पे या 15 पे? 10 पे। 10 पे। तो 10 पे। यूनिट की 10 के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होनी चाहिए सर? 10,000। जी। प्रोडक्ट बी के 1000 भी ही। 2,000 यूनिट हैं, कॉस्ट was 15, बट नाउ द एनआरवी इज 10, सो एट व्हाट वैल्यू द इन्वेंट्री शुड रिकॉर्ड? तो 10। सर 10,000। 10 सर। 2,000 इंटू 10 इज ओ इक्वल टू 20,000। 2,000 है तो 20,000 हो गया। 30,000 होगी सर। 1,000 यूनिट हैं, कॉस्ट इज 20 एंड एनआरवी इज 25, सो एट व्हाट वैल्यू वी शुड रिकॉर्ड द इन्वेंट्री? स्टिल एट कॉस्ट। 20। 20,000। So 1,000 into 20 is equal to 20,000. So this is the value of inventory as per IS2 सर। ये आपके IS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बन रही है। 10,000 जमा 20,000 जमा 20,000 इज इक्वल टू 50,000। जी ओके। जी। ओके सर। अब मैं ये पूछता हूँ, व्हाट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? आप लोगों ने ये कैलकुलेशन करके इन्वेंट्री की वैल्यू में रिडक्शन कितनी की है? प्रोडक्ट ए ओरिजिनली कितने पे रिकॉर्ड था सर? 10। 10 10 पे। पे। 10,000। सब्सिक्वेंटली भी कितने पे ही रिकॉर्ड रखा है? 10,000। 10 पे ही। 10 कोई, पे ही रखा। क्या कोई रिडक्शन की है इसमें? कोई रिडक्शन नहीं की। नहीं प्रोडक्ट नहीं। बी ओरिजिनली कितने पे रिकॉर्ड था सर? 15। 15। 15। सब्सिक्वेंटली कितने पे रिकॉर्ड किया? 10 पे। 10 पे। 10। कितनी रिडक्शन की? सर ये हमने 10,000 की फिर रिडक्शन 5। कर दी। 5 रुपए की हर एक यूनिट पे, और 2,000 यूनिट हाँ, है, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने की रिडक्शन की है सर आप लोगों ने? 10,000। 10,000। प्रोडक्ट सी ओरिजिनली कितने पे रिकॉर्ड था? 20। सब्सिक्वेंटली भी कितने पे रिकॉर्ड रखा है उसको? 20 पे ही। तो इसमें कोई 20 पे। रिडक्शन नहीं की, तो ओवरऑल आपने अपनी इन्वेंट्रीज में कितने रुपए की रिडक्शन की है सर? 10,000। 5 रुपए। 5 रुपए पर यूनिट एंड 2,000 यूनिट्स, 10,000 की रिडक्शन की। सर 1,000 यूनिट है। जी। कितना यूनिट है? तीसरे वाले पे 1,000 यूनिट है। रिडक्शन किस में कर रहा है, बी में या सी में? बी में। सर बी में तो की है ना सर। हाँ हाँ, तो इसमें तो कोई रिडक्शन है ही नहीं ना, इसमें तो ओरिजिनली कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, और हाँ उसके इसमें ऊपर तो अब इसमें कॉस्ट। ओरिजिनल है। सही सही। जी जी जी। ओके सर। बस एक ही की। जी सर। ओके। ओके। ओके चलो जी, एक बंदे का बिजनेस है, केले बेचता है वो। 100 दर्जन ओके। उसने खरीदे हैं, और 20 रुपए का एक दर्जन उसने खरीदा है। तो 100 इंटू 20 इज इक्वल टू, ओरिजिनली वो चीज़ कितने पे रिकॉर्ड है उसके पास? 2,000। 2,000। ईयर के एंड पे उसके पास कितने दर्जन केले रह गए हैं? 20। 20। और जो नाउ द एनआरवी इज, जो उसकी एनआरवी है, ओरिजिनल कॉस्ट तो 20 रुपए ही थी, लेकिन सेलिंग प्राइस उसने क्या रखी है सर? ये केले, अब जाहिर सी बात है, इतना टाइम गुजर गया तो वो कम पैसों में बिकेंगे। उसने कहा कि वो 16 रुपए के बिकेंगे, और बेचने के ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। तो बेचने के बाद एनआरवी कितनी है सर? 16। कॉस्ट कितनी है? 20। एनआरवी कितनी है? 16। कितने पे रिकॉर्ड रखेगा वो उसको? 16 पे। 16। 16। कितने दर्जन बचे हुए हैं उसके पास? 20 दर्जन। तो 20 दर्जन को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उन 20 दर्जन जो उसके पास बचे हुए हैं उनको कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड रखने चाहिए? 320 पे। 320। 320 माइनस 14।
हाँ तो रिडक्शन आ जाएगी। नहीं, 320 2000 नहीं, वो तो बाकी तो बेच दिए ना उसने। बाकी बेच दिए तीन सौ बाकी तो बीस बचते हैं। देखो जो तो इस उसने 80 रुपए की, उसने 80 रुपए की रिडक्शन की है इधर। 20 × 20, 20 दर्जन चार है, सौ प्रिंट को उसने 20 पे रिकॉर्ड रखा होगा कॉस्ट पे, 400। और 20 दर्जन है, लेकिन अब उसको हम कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 16 पे, तो 16 तीन सौ तीन बीस सौ बीस पे 360। 80 रुपए की रिडक्शन कर। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपका, योर बिजनेस है बट टोटल इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, out of which inventory costing 40,000 is damaged, expire, out of date, obsolete, बैन, इलीगल, कुछ भी लिखा हो सकता है इसके साथ। सही। तो भाई इसका मतलब क्या है कि आपकी टोटल इन्वेंट्री लाख रुपए की है, लेकिन उसमें से कितने रुपए की इन्वेंट्री डैमेज हो गई है सर? 40,000। 40,000। 40,000। तो प्योर इन्वेंट्री कितनी है सर? 1 लाख। एक 1 लाख में से 40,000 को निकाला तो प्योर इन्वेंट्री कितनी है? 60,000। 60,000। 60,000 की इन्वेंट्री में तो कोई शक शुबात नहीं है, लेकिन उसने ये लिखा हुआ है बट द डैमेज इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री खराब हो चुकी है 40,000 की, वो हम 50,000 में बेच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके ऊपर रिकवरी की कॉस्ट लगाएंगे 15,000। ठीक। 40,000 की जो डैमेज इन्वेंट्री है उस पर 15,000 का खर्चा और करूंगा तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? 55। 55,000। और बेचेंगे कितने का? 50,000। 50। 55 का खर्चा करके 50 पे बेच कर कितना लॉस हो रहा है? 5,000। 5,000। 5,000। तो ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन में कितना लॉस आ रहा है सर? 5,000। तो अब वो लाख रुपए की इन्वेंट्री को इस टाइम कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए? 95। 95। 95 पे। साथ में कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, देखो टोटल इन्वेंट्री है 1 लाख की, जिसमें से डैमेज इन्वेंट्री 40,000 की निकाली, तो प्योर इन्वेंट्री कितने की बची सर? 60। 8,000। 60,000 की इन्वेंट्री में तो कोई शक शुबात नहीं है। अब जो 40,000 की डैमेज इन्वेंट्री है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 है, उसकी जब मैं एनआरवी देख रहा हूँ इस टाइम मैं उसको सेल कर सकता हूँ, उसकी सेल प्राइस है सर 50,000, लेकिन उसके सेल करने के ऊपर मुझे रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट लगानी पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट टू सेल्स जो है वो कितनी है सर? 15,000। 50,000 की बेचने, 15,000 का खर्चा करने के बाद 50,000 की बेच रहे हैं, तो हमें उसके बेचने से कितना पैसा रियलाइज हो रहा है? 35। 35,000। ओरिजिनली कितने पे रिकॉर्ड है? 40 पे। 40 और 35 में से लोअर ऑफ फिगर कौन सी है? 35,000। उसको कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 35,000 पे। तो प्योर इन्वेंट्री के साथ, प्योर इन्वेंट्री कितने की है? 60,000। उसके साथ ये 35,000 ऐड करूंगा तब जाकर आपके पास वैल्यू आएगी 95,000 की। ठीक। दोबारा बताऊं? नहीं नहीं, सही सही है है। सर। ओके। यस सर। चलो यार दोस्तों, हमें पता है कि हम जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो आपके पास एक प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट का नाम ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो उस प्रॉफिट का नाम क्या होता है सर? उस प्रॉफिट का नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, क्यों नेट प्रॉफिट नहीं कहते? क्योंकि अभी हमने टोटल एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है दोस्तों? प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट। यानी कि जो यूनिट्स हमने बेचे हुए हैं ना उनके बनाने के ऊपर कितना खर्चा आया हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल मीन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द, जितनी इन्वेंट्री आपने बेची हुई है उस इन्वेंट्री के बनाने के ऊपर। और इन्वेंट्री तो वैसे भी किस पे वैल्यू करते हैं? बना प्रोडक्शन कॉस्ट पे। यानी कि जो स्टॉक बेचा हुआ है उन स्टॉक की सिर्फ वैल्यू को माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आई। अब बिजनेसेस के तो सिर्फ उस स्टॉक का खर्चा नहीं है ना, बिजनेस ने तो रेंट भी देना है, इंश्योरेंस भी देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, सैलरीज भी देनी है। वो सारे एक्सपेंसेस मैं बाद में माइनस करूंगा उनको बाद में माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो सेल में से जब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सेल्स आपकी इनकम है और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके लिए एक्सपेंस है। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस किया तो या प्रॉफिट आता है और या लॉस आता है। सेल्स इनकम एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज एक्सपेंस।
कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड करते हैं यार, देखो अब वो देखते हैं। दोस्तों मैंने 4,000 यूनिट बेचे हैं और एक यूनिट मैंने बेचा है सर कितने रुपए का, 50 रुपए का। 4,000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से बेचे हैं तो मेरे पास कितनी सेल्स आई हैं भाई? 20,000 और 2 लाख। 2 लाख। पेट से सोचता है या माइंड से? सर ऐसे लग रहा है। हैं? कैलकुलेशन स्लो है। सर वो एक जीरो कम कर दिया था। एक जीरो से कितना फर्क पड़ता है पता है आपको? तो एक जीरो की अहमियत बहुत ज्यादा है। बंदा 48 पे फेल हो सकता है, बस एसीसीए में इतनी अहमियत हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं। है। और सब कैसा चल रहा है यार? सही जा रहा चाह रहा से अच्छा झील से पूछिए, इसका अच्छा चाह रहा है। जी, सही जा रहा है सब। है। सर फर्स्ट क्लास। आप बताएं आपका कैसा चल रहा हमारा तो बस अच्छा चल रहा है। कल क्लास नहीं ली तुमने शर्जील, क्या वजह थी? है? क्या हुआ था नहीं? जुमे को आप लोगों ने क्लास मिस करने मर्जी। दी यार, सुना था मैंने। सर वो काम ही नहीं हुआ जिधर हमने जो हमने क्लास मिस करनी थी, फिर हम आ गए। कभी हो भी नहीं सकता। वो काम नहीं हुआ तो अब क्या हो सकता। फिर हमने कहा बस हम दिन रहते हैं। ड्रामा लगाते हैं सर। फिर क्या हुआ? फिर वो सर बस नहीं बना काम। हम्म, कोई शर्जील ने कहा था कि ना करो, तो बस मैंने नहीं किया। क्या कहा था? वो फिर कहीं तुमने और कहा था और भी। किसने कहा था? सर ये सारी बातें मेरे पे डालता जाता है। फिर ये हुआ कि वो कहीं और बिजी थी और हम क्लास पे आ गए दोबारा से, और 4,000 यूनिट हमने बेचे हुए हैं सर। एक यूनिट कितने का बेचा है सर? 40 रुपए का, 50 का। तो कितनी सेल्स आई हुई हैं दोस्तों? 2 लाख। 2 लाख। अब मुझे इस सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है। 1,000 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी थे सर। ऑलरेडी जो स्टॉक होता है उसको हम कौन सा स्टॉक बोलते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग ठीक। इन्वेंट्री वॉज 1,000 और एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट थी 30 रुपए। और ऑलरेडी अब ऐसे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं सर किस पे? ओपनिंग इन्वेंट्री। प्रोडक्शन कॉस्ट पे। इन्वेंट्री को ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं किस पे सर? प्रोडक्शन कॉस्ट पे। कितने इन्वेंट्री के यूनिट्स थे सर? इन्वेंट्री के ओपनिंग यूनिट्स थे 1,000 और एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट थी 30। तो 1,000 इंटू 30 इज इक्वल टू उन यूनिट्स की वैल्यू कितनी बनती है? 30 रुपये। 30,000। ड्यूरिंग द ईयर हुआ ये दोस्तों कि हमने मजीद प्रोड्यूस किए या परचेज किए 5,000 यूनिट। एक यूनिट कितने का किया सर हमने? 30 उसकी रुपये। प्रोडक्शन कॉस्ट भी 30 आई। 5,000 इंटू जी। 30 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू बनती है सर? 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो कितनी वैल्यू आपके पास अभी तक कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है? 1,80,000। 1,80,000। अगर मैं 2 लाख रुपए की सेल में से 1,80,000 रुपए का एक्सपेंस माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना जी। प्रॉफिट आएगा सर? 20,000। 20,000। लेकिन क्या ये फेयर कैलकुलेशन है? आंसर है नो। क्यों फेयर कैलकुलेशन नहीं है? क्योंकि मैंने सर इनकम तो लिखी है सिर्फ 4,000 यूनिट्स की, और मैं उधर से एक्सपेंस माइनस कर रहा हूँ कितने यूनिट्स का? 6,000। प्लस 5,000, 6,000। तो ये तो गलत है। ये तो कॉस्ट जी। ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, क्योंकि गुड्स सोल्ड जो की हैं वो कितनी की हैं सर? 4,000। तो मुझे एक्सपेंसेस भी कितने यूनिट के माइनस करने चाहिए? 4,000 के। 4 लाख। सर मुझे बताओ कि 1,000 यूनिट थे, 5,000 और खरीदे तो टोटल यूनिट्स कितने हुए आपके पास? 6 लाख।
6000। टोटल यूनिट्स हुए सर 6000। जब 6000 में से 4000 बेचे तो फिर कितने बच गए? 2000 2000। ये जो बच गए कौन सी इन्वेंट्री है सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस 6000 यूनिट के खर्चे में से मैं 2000 यूनिट के खर्चे को माइनस करके 4000 यूनिट का खर्चा आएगा, उन एक्सपेंसेस को इस इनकम से माइनस करूंगा, तब जाकर कैलकुलेशन फेयर होगी। सही। अभी तक मेरे पास जो एक्सपेंस शो हो रहा है कितने यूनिट्स का हो रहा है सर? 6000 का। लेकिन क्या मैंने 6000 यूनिट्स बेचे हैं? आंसर है नो। कितने बेचे हैं? 4000। तो तुझे एक्सपेंस भी कितने का चाहिए सर? 4000 का। तो दैट्स वाई जी। मैं इन एक्सपेंसेस में से जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका एक्सपेंस हटाऊंगा, तो जो यूनिट्स मैंने बेचे हुए हैं उसका एक्सपेंस सामने आएगा। और मुझे माइनस भी उतने ही का करना है सर। फेयर बेसिस पे काम करना है। तो भाई देखो, 1000 यूनिट ऑलरेडी थे, 5000 और बनाए, 6000 हो गए, 6 में से 4 बेच दिए, बचे कितने सर? 2000। 2000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का ना फॉर्मूला ये है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स यूनिट्स। जो यूनिट्स आपने बेचे हुए हैं, उनकी कॉस्ट आपके पास आएगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है? 1,20,000। होना भी यही चाहिए। 4000 यूनिट्स बेचे हैं, एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट 30 रुपये है, तो भाई 4 × 30 इज इक्वल टू 4000 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है? 1,20,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन के अंदर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यू विल गेट द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही। ओके सर। एक चीज आप ओके। नोट करो, अब मुझे बताओ कि 2 लाख रुपए की सेल्स थी और उन सेल्स के ऊपर आपका खर्चा कितना है सर? 1,20,000 का। आपका प्रॉफिट कितना हुआ है सर? 80 80। हजार। Now this is your gross profit and this is according to the fair calculation because I deducted the cost of 4,000 units and I recorded the income of 4,000 units। 4000 यूनिट्स बेचे हैं, एक यूनिट मैंने 50 का बेचा है, 2 लाख रुपए की इनकम आई है और 4000 यूनिट्स का खर्चा मैंने माइनस किया, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 4000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग। मैं उन यूनिट्स के एक्सपेंस को अभी चार्ज नहीं कर सकता जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं हुई। ये वो यूनिट्स हैं जिनसे अभी तक कोई इनकम जनरेट नहीं हुई। दैट्स वाई इनके पैसे मैं एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अभी मेरा एसिड है, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने से आपका एक्सपेंस कम हुआ या ज़्यादा हुआ? अगर आप क्लोजिंग को माइनस ना करते फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता? फिर 1,80,000 आता। 80,000 आता। अब क्लोजिंग को माइनस करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? 1,20,000। हाँ, ये मेन चीज़ है, ये याद ठीक। रखना बस। तो यार इस पे ज़रा सोचो, ये जो ए और बी मैंने दो केसेस लिखे हुए हैं, इन पे ज़रा सोचो। इसका क्या करना? देखो इस पे सोचो कि क्या लिखा हुआ है। सर ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000 रुपए की। उसके बाद हमने परचेजेस दोबारा कर लिए 15,000। हम्म। तो हमने हमने 20,000 वाली चीजें बेच दी है। 5,000 5,000 बनाएंगे। तो ये रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। देख इधर भाई, केस नंबर ए है, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 की है, परचेजेस 15,000 की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 की है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर कितना आ रहा है? 20,000।
20,000 कॉस्ट ऑफ सेल इसी तरह तो कैलकुलेट होती है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। 20 इस सर। नंबर बी में वही ओपनिंग जी इन्वेंट्री है सर। 10,000 की, वही परचेजेस हैं 15,000 की, सही। बट नाउ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इंक्रीजेस फ्रॉम 5,000 to 8,000 एंड नाउ माई कॉस्ट ऑफ सेल आंसर इज 17 तो 17,000। तो हुआ क्या, सब चीज़ें सेम रखी हैं, सिर्फ मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को 17,000। मैंने इंक्रीज कर दिया। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर डिक्रीज हुआ, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री इस कैलकुलेशन में माइनस हो रही है। आप जितनी बड़ी फिगर माइनस करेंगे आंसर उतना ही कम आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हाँ हो जी। रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है सर, कम होती। कम कम हो रही है ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। देखो 100 रुपये में से हाँ 20 रुपये माइनस करोगे तो 80 का आंसर आएगा, और 100 में से अगर 40 माइनस करोगे तो 60 का आंसर आएगा। तो माइनस करने वाली चीज जितनी ज्यादा करेंगे तो आंसर उतना ही कम आएगा सर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इंक्रीजेस, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल बदले में क्या होती है सर। डिक्रीज होती। और कॉस्ट ऑफ सेल बोले तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या चीज़ है, एक्सपेंस। एक्सपेंस जब डिक्रीज होते जी हैं तो सर। प्रॉफिट्स बदले में क्या होते हैं, इंक्रीज इंक्रीज, होंगे। इंक्रीज होंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के इंक्रीज की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। ओके। हाँ सही है। जी सर। ओके। चलो जी, ओके है तो फिर अच्छी बात है। और यहाँ से भी आप लोगों को पता चला कि जब तक आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को नहीं लिख रहे थे आपका एक्सपेंस 180 का आ रहा था, लेकिन फिर मैंने जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया तो एक्सपेंस 180 की बजाय 120 का आ गया। यस सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री को ना लिखते तो आपका प्रॉफिट 20,000 का आ रहा था, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद आपका प्रॉफिट 80,000 का आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब यारा दोस्तों हुआ ये कि हमने इन इन्वेंट्रीज की डबल एंट्री सीखनी है। एक बंदे का बिजनेस है, एग सेलिंग बिजनेस, अंडे बेचता है वो। सुबह सुबह उसके पास 10 अंडे थे। सुबह सुबह वाला कौन सा स्टॉक होता है सर, ओपनिंग। ओपनिंग। शाम को उसके पास कितने स्टॉक बचे, तो 2 अंडे बच गए उस बंदे के पास। कैलकुलेशन वो रात को करता है या सुबह करता है, रात। वो रात को कैलकुलेशन कर रहा था, अपने एसिड गिन रहा था, तो अपने एसिड गिनते वक्त वो कितने अंडे लिखेगा कि कितने अंडे मेरे एसिड हैं। मैं सुबह 10 थे। तो सुबह कैलकुलेशन करते हैं या रात को करते हैं, रात। रात। तो रात को वो अपने पास कितने एसिड लिखेगा, 10 या 2। दो। 2 सर, क्योंकि उसके पास रात को है ही 2। यार इन्वेंट्री मीन अनसोल्ड आइटम जो इस टाइम पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। सुबह वाली कहानी नहीं लिखेंगे। जनवरी में आपके पास 100 टन से, अब दिसंबर आपका ईयर एंड है उसमें आपके पास 1 टन बचा हुआ है, तो दिसंबर में कैलकुलेशन करते वक्त मैं अपने पास जो एसिड लिखूंगा एज एन इन्वेंट्री, जो एसिड लिखूंगा वो जो बचा हुआ है वो स्टॉक लिखूंगा। ठीक है सर। तो ये बंदा अपने पास एसिड्स में कितने एसिड्स लिखेगा, कितने यूनिट लिखेगा, क्या 2 लिखेगा या 10 लिखेगा, तो आंसर शुड बी 2। तो इट्स प्रूफ दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज नॉट वर एसिड। ओपनिंग नहीं। इन्वेंट्री हमारा एसिड नहीं। नहीं है नहीं। सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा एसिड है, ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग एसिड रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये सुबह पड़ा हुआ था ये सारा सामान, अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है। तो ये बंदा अपने पास जो एसिड्स रिकॉर्ड करेगा वो एसिड्स कितने रिकॉर्ड करेगा, 2 या 10। दो। तो सर कैसे रिकॉर्ड करेगा, और ये 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री सीख रहा हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा एसेट है, एसेट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, नाम क्या है सर, इन्वेंट्री। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो मैंने डेबिट किया इन्वेंट्री को कौन सी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि मैं इस इन्वेंट्री को क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, एसेट। और अभी ऊपर आप लोगों ने खुद देखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में प्लस करते हो या माइनस करते हो।
कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला बताओ ना जल्दी से दोनों भाई मुझे। सर कितने हम्म सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। माइनस क्लोजिंग गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस कैलकुलेशन में आप क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। माइनस माइनस कर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हो तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। एक्सपेंस जब कम होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करूंगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। और एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। क्या ये डबल एंट्री एग्जाम तक याद रहेगी? याद रही। क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट है, एसेट को डेबिट साइड पे लिखते हैं। नाम क्या है सर? इन्वेंट्री। तो डेबिट क्या है? इन्वेंट्री को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्रेडिट साइड पे क्या लिखा सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब कम होती है, कम होती है तो उसको क्रेडिट करो। ओके भाई। सर ये जो इसके पास दो अंडे बच गए थे, हाँ समझ लें कि इसके दो अंडे, सब इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल थी वो मतलब 10 रुपया थी। तो लेकिन अब इसको लग रहा है कि इसके अंडे बिकेंगे 8 रुपए के। तो अब ये इसमें 8 रुपए लिखेगा डेबिट और हाँ, आठ क्रेडिट। के हिसाब से माइनस करेगा। सर 8 रुपया लिख देगा इन्वेंट्री में, और कॉस्ट ऑफ सेल तो इसकी लेकिन 10 रुपया ही थी। देखो, इसने जब 10 अंडे सुबह रखे थे ना अपने पास, ओपनिंग ये इन्वेंट्री। उस टाइम की बात है, उस टाइम ओपनिंग सोचे हुए। ओपनिंग इन्वेंट्री सुबह सुबह इसके पास जो 10 अंडे थे। एक अंडे की कीमत, फॉर एग्जांपल एक अंडे की कॉस्ट थी 20 रुपए। तो इन 10 अंडों के ऊपर इसका एक्सपेंस कितना आया हुआ है? तो दो दो सौ सौ रुपये कोई परचेजेस ने ड्यूरिंग द ईयर नहीं की, लेकिन इसके पास जो क्लोजिंग में स्टॉक बच गया है ना, वो कितने बच गए हैं सर? तो दो। दो। और भाई कह रहा है कि इन दो स्टॉक को मैं अब कितने पे रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ? 15 रुपए पे, क्योंकि इसकी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी अब कितनी आ रही है? 15 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो जो दो स्टॉक इसके पास बचे हुए हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 30 तीन। रुपये। इसका मतलब आपने ऊपर वाले 10 यूनिट को कितना खर्चा चार्ज किया? ऊपर वाले जो 8 यूनिट्स आपने बेच दिए उसको आपने कितना खर्चा चार्ज किया है सर? 170। 170। हालांकि आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक एक यूनिट आपको कितने का मिला था सर? 20 रुपए का। और आपने बेचे कितने यूनिट्स हैं? 8। 8 यूनिट आपने बेचे। ये 8 कैसे आए सर? आपने आपको बताया कि आपके पास 10 थे और दो बच गए, इसका मतलब कितने बेच दिए? 8 भेज दी। 8 बेच दिए। 8 की ओरिजिनल कैलकुलेशन के मुताबिक एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 20 रुपए है। 8 को कितना खर्चा चार्ज करना चाहिए था? 160। लेकिन हमने इस कैलकुलेशन में कितना खर्चा चार्ज किया सर? 170। 170। ये जो 10 रुपए का इजाफी खर्चा चार्ज हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को इतने से कम कर चुका हूँ ना। मैं उसको 20 के बजाय जी। कितने पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर? मैं उसको 15 पे। तो मैंने हर एक यूनिट में कितना लॉस रिकॉर्ड किया अपने पास? 5 रुपए का। और कितने यूनिट्स थे मेरे पास? दो। तो कितना लॉस रिकॉर्ड हुआ सर? 10 का। इस लॉस की वजह से आपका एक्सपेंस 10 से बढ़ गया। जी। लेकिन इतना गहरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं है। नहीं। हाँ, गहरी चीज़ों में डूब जाओगे फिर। समझ आइए इतनी? यस सर। चलें आगे या नहीं? आगे वाला सर हमें मतलब पहले तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसलिए वो साथ। फाइफो लाइफो आता है आप लोगों को? हाँ मतलब नहीं सर। थोड़ा बहुत पता है। पढ़ा तो हुआ फर्स्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट। सर पहले पढ़ा था सर। पहले पढ़ा था कभी? आज शर्जील तुझे अंजला पढ़ाएगा तुझे फाइफो लाइफो। सर पढ़ा ही ना दे। चलो यार, डबल एंट्री की समझ आई है?
यस सर। कैसे डबल एंट्री होती है बताओ मुझे, क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री क्या होती है? सर डेबिट करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपका एसेट है, क्रेडिट करते डेबिट करूंगा इन्वेंट्री को, कौन सी स्टेटमेंट में? एसेट है तो रिकॉर्ड करूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। क्रेडिट करूंगा किस? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल। क्योंकि इन्वेंट्री हम लोग माइनस करते हैं तो क्रेडिट करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल। कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ओके। एक्सपेंस। ओके सर। ओके। ओके। चलो ओपनिंग इन्वेंट्री का आप बताओ। क्या ओपनिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री क्या होनी चाहिए? बस ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट होगी। इसी को रिवर्स कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल। क्रेडिट इन्वेंटरी। जरा सर देखो ये क्यों है? इस कैलकुलेशन में देखो, जो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी उसको मैंने कहाँ पे चार्ज कर दिया है सारा? क्रेडिट। जो कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दिया है ना, एक्सपेंस कर दिए। देखो जो चीज़ यस। आपके पास पड़ी हुई थी आपने बेच दी है, उसके बेचने के बदले में आपके पास पैसा आ गया है, इनकम आ गई है। उसके बेचने के बदले में जितनी भी इनकम आई है उस इनकम को मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ कहाँ पर? सेल्स में। मैंने कहा 8 यूनिट सेल। मैंने बेचे, 1 यूनिट मैंने 50 का बेचा, तो मैंने उसकी इनकम कितनी रिकॉर्ड की सर? इतनी। तो क्या उस 8 यूनिट को स्टिल आपकी इन्वेंट्री में भी लिखा होना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए? वो हो जाना चाहिए। रिमूव रिमूव कर कर दिया मैंने। क्रेडिट देना। किया इन्वेंट्री को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसिड से मैंने उस इन्वेंट्री को रिमूव कर दिया। और उसके जितने भी पैसे थे ना, उस 8 यूनिट के, 1 यूनिट की ओरिजिनल कॉस्ट 20 रुपए थी, उसके जो पैसे थे उसको मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा इतनी इनकम आई है, और उसकी जो वैल्यू थी मैंने कहा वो अब एक्सपेंस हो गई है, क्योंकि उसने आपको बेनिफिट दे दिया। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस किया तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया। तो जब भी एक एसेट आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है, बेनिफिट प्रोवाइड करने के बाद वो एसेट नहीं रहता, वो एक्सपेंस आउट हो जाता। क्या एक एसेट फॉर ऑल द लाइफ आपका एसेट होगा? नहीं सर, वो तो चला गया। वो चला गया ना, वो चला गया तो उसने आपको अपनी तरफ से सारा का सारा बेनिफिट दे दिया। अब वो एसेट जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। और एक्सपेंस का मतलब डेबिट कहाँ पे सर? कॉस्ट ऑफ सेल में। और इन्वेंट्री से उसको रिमूव कर दो तो क्रेडिट इन्वेंट्री कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। और कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में। और याद रखने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऑपोजिट कर दो तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें। कन्फ्यूजन है? नहीं सर, सही। चर्चिल। नहीं सर सही है। फिर यार इन्वेंट्री को वैल्यूएशन वैल्यू करने के 3 मेथड्स हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, जिसमें फाइफो है, लाइफो है और एफको है। फाइफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले स्टॉक आया हुआ है उसको सबसे पहले इशू करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो स्टॉक पहले आया हुआ है उसको सबसे पहले इशू करेंगे सर। होना भी यही चाहिए। नहीं सर। होना भी यही चाहिए ना दोस्तों। देखो अगर आप ऐसे करते, अगर आप ऐसे करते कि लास्ट इन फर्स्ट आउट करते। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो आखिरी स्टॉक आया हुआ है उसको पहले इशू करते, और जो पहला वाला स्टॉक होता है वो फिर क्या होता जाता? सर वो तो पड़ा रहता, वो तो डैमेज हो पड़ा जाता। रहता। वो फिर पुराने से पुराने तर होता जाता, और एक दिन वो क्या हो जाता? एक्सपायर हो जाता। डैमेज हो जाता, एक्सपायर। तो दोस्तों दैट्स वाई हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए सर? फाइव। फाइफो। कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए सर? फाइफो इंस्टेड ऑफ लाइफो। इसीलिए तो लाइफो के ऊपर पाबंदी है, बैन है लाइफो पे।
नहीं यूज होता, नॉट एक्सेप्टेबल बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन फाइफो का मेथड, उस पर हम बात करते हैं। फाइफो का मेथड कैसे यूज किया जाता है और कैसे ये होता है, तो सर हम देखो यार, उसने एग्जांपल दी है कि पहली तारीख को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को और पांचवी को हमने कुछ यूनिट्स परचेज किए हैं। फर्स्ट डेट को कितने यूनिट्स खरीदे हैं सर? 100। 100। कितने का एक यूनिट खरीदा है? 2। तो भाई उसकी वैल्यू कितनी बनी सर? 200। 200। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? 400 यूनिट्स खरीदे। 3 रुपए के हिसाब से हाँ जी, उसकी वैल्यू कितनी बनी? 1200। 100 चले गए। 100 चले गए सर। जो 100 चले गए हैं कहाँ से इशू करोगे? सर वो पहले वाले से 2 रुपए वाले से। क्या? तो दोस्तों, ये 100 आप कहाँ से इशू करोगे? जो पहले वाले कर दिए वहां से, कर दिए तो भाई कर दिए। जी सर। फिर क्या हुआ? सब 300 और खरीद। 300 और खरीदे। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव लिखे हैं ना, ये खरीदे, और जो ब्रैकेट में जी लिखे जी। हैं ये इशू किए हुए। 5 तारीख को फिर कितने यूनिट्स इशू किए शर्जील, आप बताओ। सर 600। कहाँ से इशू करेंगे दोस्त? फिर ये 400 वाला। 400 वो किए तो 200 कहाँ से किए फिर? सर ये 300 वाला। कितने बचे? 100। 100 बचे सर। ये जो बच गए इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कौन सी इन्वेंट्री है? फिर क्लोजिंग। समझे गए? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। गुड, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इशू। जो यूनिट्स आपने इशू किए हुए हैं उसकी कॉस्ट बताओ और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ, लेकिन मेथड कौन सा यूज करो? फाइफो। हमने कहा सही है सर। तो यार, हमने कौन कौन सी यूनिट्स इशू किए और उसकी कॉस्ट कितनी बनती है उसके बारे में जरा सोचते हैं। पहले वाले 100 यूनिट सारे के सारे इशू हुए, जी सर। उसकी कॉस्ट कितनी है सर? 200। 1200। 200। 200, एक यूनिट 2 रुपए का था, उसकी कॉस्ट कितनी बनती है? 200। कॉस्ट, हम सेलिंग प्राइस नहीं बता रहे कि बेचा कितने का है, वो नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जो यूनिट्स मैंने बेचे हैं उस पर मेरा खर्चा कितना है। हो सकता है एक यूनिट आपने 5 रुपए का बेचा हो, विच इज नाउन एज सेल्स प्राइस। सेल्स वो नहीं देख रहे हम, कॉस्ट ऑफ इशू मीन जो यूनिट्स इशू किए हैं उस पर खर्चा कितना है। तो मैंने जो वैल्यूज लिखी ये कॉस्ट है, ये सेल्स प्राइसेस नहीं है। यार 200 रुपए का ये स्टॉक इशू हुआ, ये 400 यूनिट सारे के सारे इशू हो गए थे। हो गए थे। जी हो सर। गए थे, इसकी वैल्यू कितनी बनती है सर? 1200। 1200। 200 और 1200, ये 300 यूनिट सारे इशू हुए थे। नहीं सर, इसमें 100 रहते ही। 100 रहते हैं सर। तो रेड। 100 रहते हैं, जो 100 रहते हैं उनकी वैल्यू कितनी बनती है? 300। यानी कि 900 रुपए का स्टॉक था, अब उसमें से सिर्फ कितना स्टॉक बच गया आपके पास? 300। 600। तो कितना स्टॉक इशू 300 रेड। किया? 600। 600 का बेच छः दिया। सौ का तो सर 600 का ये इशू किया। 200 और 1200 और 600 आपने जो चीज़ें इशू की उस पर खर्चा कितना आया हुआ है सर? 2000। 2000। जो चीज़ें बच गई हैं उसकी वैल्यू कितनी है सर? 2000। 300। 300। 300 सर। जो बच गई हैं उसकी वैल्यू 300 है सर। ये फाइफो का मेथड है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और तो हमें समझ आएगी। यही क्वेश्चन आगे एक और क्वेश्चन है, लाइफो का मेथड। उसने बताया कि लाइफो यूज करो, तो हम लाइफो यूज करते हैं अब। ठीक। सबसे पहला इशू कब कर रहे हैं? हमेशा क्वेश्चन पहले इशू से स्टार्ट करना है। सबसे पहला इशू कब कर रहे हैं सर? सबसे फिर पहला इशू सर 200 यूनिट का है सबसे पहले इशू। 200। 200 यूनिट कहाँ से करेंगे सर? लाइफो का मेथड है। सर फिर 300 वाले 300। से।
300 से करेंगे, कंफर्म है? यस सर। या पहले 4 तारीख वाले 100 करेंगे? सर वो तो बाद में आई है ना, वो वो तो बाद अभी में आई आए नहीं है हैं। गुड 200। गुड, कॉमन सेंस है इस लड़के की, कॉमन सेंस काम कर रही है कि भाई 3 तारीख को मैं इशू कर रहा हूँ, वो मैं 4 तारीख के स्टॉक से तो इशू नहीं कर सकता ना, क्योंकि 4 तारीख तो अभी आई नहीं है। यस सर। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल लास्ट पे जाओ, नहीं, इसके पास जो लेटेस्ट यूनिट्स पड़े हुए हैं वो, इसके पास जो लास्ट लास्ट इसके पास लास्ट कौन से पड़े हुए हैं सर, ये। 2 तारीख। हाँ, तो 2 तारीख, तो 200 यूनिट जो इशू कर रहा हूँ सर, कहाँ से करूँगा? 2 तारीख वाले स्टॉक से। तो भाई 2 तारीख वाले स्टॉक से हम इशू करते हैं, और 2 तारीख वाले स्टॉक से हम जब इशू करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 100 बात है। 100 100। का। 300। 100 बच जाएगा। 100 बच जाएगा। 100 बचेगा तो अच्छी बात है सर। फिर क्या हुआ? सर फिर 300 इशू करने। इधर 100 बच गया, और 1 यूनिट कितने का बचा? 4 रुपए का, तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है? 400। फिर कितना इशू किया सर? 300। ये 300 कहाँ से 300। इशू करूंगा? सर पहले 100 से 100। करेंगे। ये वाले 100 गए, 4 तारीख के 100 फिर गए, ऊपर फिर दो वाले, तारीख के 100 इधर गए, से भी 100 गए सर। फिर फिर 100 500 में इधर से से, 100 तारीख के गए। 100 गए। इधर से कितने बचे आपके पास? जो बचे बच जाते हैं वो लिखते हैं हम इधर। सर 400। 400 सर। ये मेरे पास 400 बच गए। 400, 800। सर 800 रह जाएगा उसकी टोटल वैल्यू। 800 रह जाएगा सर। जो बच गए इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है सर? 800। 800। चलो, इशू ये सारे के सारे इशू किए, 1000 रुपए ये इशू, ये 1200 सारा का सारा इशू हुआ, ये भी 1200 इशू। इधर 1000 का स्टॉक था, लेकिन कितना उसमें से बचा हुआ है इस टाइम? 800। तो कितना इशू 800। इधर से किया हुआ है सर? 200। तो 1000 जमा 1200, 2200 जमा 200 इज इक्वल टू 2400। ओके। जी सर। ओके सर। तो भाई क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर। चलो फिर भाग जाओ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। नोट सेंड कर दें। नोट सेंड करूं या कंप्लीट करके मैसेज करोगे तो नोट सेंड करेंगे ना।